हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे 1 मार्क्स टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दी 16 मार्क्स। आपके बोर्ड एग्जाम में आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग के जो 16 क्वेश्चन होंगे ना वो आपके 1 मार्क्स के आएंगे और आपको जो है ये 16 मार्क्स पक्का करने के लिए इस वीडियो को कंप्लीटली देखना होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है ना आपके बोर्ड एग्जाम में मतलब कि आपको एज इट इज देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ डिजिट चेंज होगा, बाकी जो क्वेश्चन का टाइप है वो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसको जो है आपको कंप्लीटली देखना है और जो क्वेश्चन डेफिनेटली आपको आता है उसे आप स्किप भी कर सकते हैं। स्टार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। आपको के की वैल्यू निकालनी है इस सिस्टम में जबकि इक्वेशन के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। तो इसके लिए एक चीज तो आपने पढ़ी होगी, a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2। थोड़ा थोड़ा जरूर याद आ रहा होगा आपको कि जब नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है ना तो इट मींस क्या है कि वो एक पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन के केस में होता क्या है, a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 के तो इक्वल होता है, लेकिन इसके इक्वल में नहीं होता है। अब इस वाले इक्वेशन को ध्यान से देखो तो हमारे पास a1 b1 c1, तो a1 हमारे पास हो गया 3 और उसके बाद b1 हमारे पास हो गया -1 और c1 हमारे पास हो गया -5। उस तरीके से a2 b2 और c2 ये भी निकाल लेते हैं। तो a2 हमारे पास हो गया 6, b2 हो गया -2 और c2 हो गया हमारे पास k। अब क्यों a1 अपॉन में a2 कहा, मतलब 3 अपॉन में 6 इज इक्वल टू -1 अपॉन में -2 और यहाँ पर -5 अपॉन में k। ये तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 3 2 6, वैसे ही आपका 1 अपॉन में 2 आएगा। और वैसे भी क्योंकि k की वैल्यू निकालनी तो इन दोनों को लेकर तो हमें फायदा कुछ है नहीं, हम क्या करेंगे इसको लेकर जो है इसका आंसर निकालेंगे। इसका आंसर निकालने के लिए हमने क्या किया, 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू -5 अपॉन में k, लेकिन ये क्या है, ये इसके इक्वल नहीं है। तो k को हमने इससे मल्टीप्लाई किया k और ये इक्वल नॉट -10, मतलब k की वैल्यू कुछ भी हो लेकिन -10 किसी भी हाल में नहीं हो सकता है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। उन्होंने कहा है कि आपको जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन में से आपको कितने पेयर जो है कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकलेंगे। तो सेम क्वेश्चन जो है मतलब उसी चैप्टर का, तो a1 b1 c1, उसके बाद हम निकाल लेंगे क्या, a2 b2 c2। इस बात को ध्यान रखना है, फर्स्ट इक्वेशन से हमारा a1 b1 c1 निकलेगा और सेकंड इक्वेशन से हमारा a2 b2 c2 निकलेगा। तो a1 हमारे पास हो गया 1, उसके कोफिशिएंट को ही तो निकालते हैं, b1 हो गया 2 और c1 हो गया -8। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, a2 हो गया 2 और b2 हो गया हमारे पास 4, लेकिन c2 आपका -16 होगा। अब देखो ये कैसे होगा, क्योंकि कोई भी जब इक्वेशन हम लिखते हैं ना वो क्या किस फॉर्म में होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जबकि इस वाले इक्वेशन में 0 नहीं है। तो 0 करने के लिए 2x प्लस में 4y प्लस का 16 इधर लेकर आएंगे तो -16, इसका मतलब c की वैल्यू कितनी है, -16। अब हम क्या करें ना, इसको कंपैरिजन करवा देते हैं। a1 अपॉन में a2 कितना निकल गया हमारा, 1 अपॉन में 2। उस तरीके से जो है हमारा b1 अपॉन में b2 जो है 2 अपॉन में 4, इसे भी सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 2। उसके बाद c1 अपॉन में c2 निकाल लेते हैं, -8 अपॉन में -16, तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में 2। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो a1 a2 है, b1 b2 है और c1 c2 है, वो सारे के सारे कैसे हो गए, इक्वल हो गए। और इक्वल होने का क्या मतलब होता है कि ये जो है ना आपकी जो लाइनें हैं वो मतलब कि इसमें जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकलेंगे ना वो आपके कैसे निकलेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। फाइंड द रेशियो बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 5, 15 एंड 20। 5 का 15 का 20 का हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ, और फिर निकालना है हमें रेशियो। तो फैक्टराइज करना शुरू करेंगे। 5 को करेंगे 5 इंटू 1, 5 3 ज़ा 15, 20 को करेंगे 5 2 ज़ा 10, क्योंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। अब जब हम HCF निकालेंगे तो जो तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन क्या है आपका, तीनों में कॉमन ये 5 है, तो HCF तो हमारा हो गया 5। एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, जो कॉमन है उसे तो लिखो, लेकिन बाकी जो बच गया ना अनकॉमन वो भी आप लिख लेंगे। तो 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 30 2 ज़ा 60, तो हमारे पास ये आ गया। रेशो हमसे पूछा था कि एलसीएम और HCF का रेशो आप निकालिए, तो ये 60 अपॉन में 5, तो 12 अपॉन में 1
मतलब कि जो हमारा रेशो आ गया वो कितना आ गया, 12:1। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ दिस तो आपको क्या कहा है कि इस इक्वेशन में जो है ना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है आपने ऑलरेडी पढ़ के अगर आप आए हो तो आपको पता होगा कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है वो क्या होता है, C/A। और कोई भी इक्वेशन मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, और नहीं वो तो आपका अलग फॉर्म में था। खैर ax² + bx + c = 0, तो ये आपका जो है इस वाले फॉर्म में होता है। तो यहां से अगर हम देखें इस इक्वेशन में तो a हमारे पास 1 है, b हमारे पास -3 के है, और c जो पूरी वैल्यू बची हुई है ना 2k² - 1, ये पूरी की पूरी वैल्यू c की है। अब इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हैं 7, मतलब C/A कितना दे रखा है 7, या तो फिर हम 7/1 भी लिख सकते हैं। अब ये जो C/A, तो c आपका क्या है 2k² - 1, और a की वैल्यू कितनी है 1, और C/A भी हमें कितना दिया हुआ था 7, इसके नीचे 1 भी रख लेंगे, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो 2k² - 1 = 7, तो 2k² यहीं पर रखते हैं, तो 7 + 1 कितना हो जाएगा 8, 2 4 = 8, k को हम सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट से, तो हमारे पास +-2 आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल एंड इक्वल, मतलब इन्होंने कहा जो रूट्स है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसमें क्या है, रियल है और इक्वल है। तो रियल और इक्वल के लिए जो हमारे पास निकालेंगे क्या, रियल और इक्वल रूट्स है, ठीक है ना। रियल और इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है कि जो आपका b² - 4ac 0 के इक्वल होना चाहिए, और जो कि किसका फॉर्मूला है, d का फॉर्मूला ही तो है b² - 4ac। तो अगर d 0 के इक्वल होता है तो इसका मतलब क्या है कि वो जो रूट्स हैं वो रियल आएंगे और इक्वल आएंगे। अब यहाँ से ABC हमें कैसे पता चलेगा, a ये रहा, b हमारे पास ये रहा, c हमारे पास ये रहा, चाहे तो हम लिख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में जो हमें लिखना तो पड़ेगा। a = 3, b = 2k और c = 27। अब वैल्यू पुटिंग कर देते हैं, b की जगह 2k² - 4 और a की जगह 3 और c की जगह 27 = 0। 2k² करिए तो 4k², ये माइनस में सारा मल्टीप्लाई होकर इस साइड ही तो जाएगा, तो प्लस में ही तो जाएगा, लेकिन हम इधर ही मल्टीप्लाई ना करते, मतलब मल्टीप्लाई किए बिना हम इधर ले आते हैं, क्यों, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। तो k² की वैल्यू आपका 27 × 81, तो k की वैल्यू हमारे पास +-9। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। राइट द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपसे क्या पूछा है कि रूट्स का नेचर कैसा होगा, मतलब वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, b² - 4ac निकाल के देखेंगे और उसके बाद हम पता करेंगे कि जो रूट्स का है ना वो किस नेचर के आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए a हमारे पास 4 है, b की वैल्यू 4√3 है और c की वैल्यू 3 है। तो b² - 4ac निकाल रहे हैं, मतलब 4√3 का स्क्वायर -4 × 4 × 3। अब 4√3 का स्क्वायर करोगे ना, वैसे तो मुझे नहीं लग रहा किसी स्टूडेंट को दिक्कत होगी, बट फिर भी मैं करके दिखा देती हूँ। ये 4 4 = 16 और √3 को √3 से किया तो ये तो आपका आ जाएगा 48। 4 4 = 16, 3 ये भी आपका 48। तो हमने क्या देखा, ये तो 0 के इक्वल आ गया। तो 0 के जब इक्वल आ गया इसका मतलब क्या है, इसके रूट जो होंगे रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। 2 AP, 2 AP है जिसका कॉमन डिफरेंस जो है ना सेम है। AP 2 है लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम है। फर्स्ट टर्म में जो आपका फर्स्ट AP का -1 है, जबकि दूसरे का फर्स्ट टर्म -8 है, मतलब कि A1 जो हमारे पास फर्स्ट AP का A1 है, सिंपल हम A लिखते हैं, नहीं तो उससे आपको जो है थोड़ा सा फर्स्ट AP के लिए हम क्या लिखते हैं कि हमारे पास जो है ना A की वैल्यू है, क्या हो रहा है, तो ये देखिए A की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी है, -1 है। और दूसरी AP के लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, A' के लिए हम क्या कर लेते हैं कि वो हमारे पास दिया हुआ है कितना, -8। AP चाहे फर्स्ट हो या फिर सेकंड हो, लेकिन कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, तो हम D को D ही मान लेते हैं। अब हमसे इन्होंने पूछा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म के बीच में डिफरेंस पूछा है,
मतलब फर्स्ट एपी का फोर्थ टर्म और माइनस में सेकेंड एपी का फोर्थ टर्म का इन्होंने डिफरेंस पूछा है। तो फोर्थ टर्म का क्या मतलब है, ए प्लस में 3d माइनस में ये ए डैश प्लस में 3d, क्योंकि d तो दोनों जगह सेम है। तो a प्लस में 3d माइनस ए डैश माइनस 3d, इससे ये कैंसिल हो गया। मतलब हमें a माइनस ए डैश अगर निकालेंगे तो वही हमारा आंसर निकल जाएगा। अब a कितना है -1 और उसके बाद a डैश कितना है -8, तो -1 और माइनस माइनस प्लस, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट है, इफ sec a is equal to 15/7 and a plus b is equal to 90 डिग्री, then you have to find the value of cosec b। मतलब sec a तो आपको ये दे रखा है, a प्लस b की वैल्यू ये दे रखा है। क्या हम ये नहीं बोल सकते कि a को हम यहीं रहने दें तो वो 90 माइनस बी हो जाएगा। मतलब ये इससे हम क्या निकाल रहे हैं कि a जो है वो 90 माइनस बी के इक्वल है। अगर हमारे पास sec a 15/7 दिया हुआ है तो हम ये a की जगह ये भी तो बोल सकते हैं कि sec 90 माइनस बी की वैल्यू भी कितनी है 15/7 है। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है, cosec b। तो अगर आपने फॉर्मूला ध्यान से पढ़ा होगा तो sec 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है cosec थीटा। साइन का जो है sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, साइन का रिलेशन cos के साथ, tan का रिलेशन cot के साथ और sec का रिलेशन cosec के साथ होता है। तो sec 90 माइनस बी कितना हो जाएगा आपका cosec b। तो आंसर हमारा वही 15/7 हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। A point P is 26 cm from the center of the circle. The length of the tangent drawn from P to the circle is 24 cm. Then you have to find the radius of the circle. मतलब एक आपको जो है सर्कल के बारे में इन्होंने बताया है कि एक कोई बाहर पॉइंट P है, ठीक है ना, ये P पॉइंट है। ये इस सर्कल के जो सेंटर से बीच में जो कितना डिस्टेंस आ रहा है 26 सेंटीमीटर का। और ये क्या बना रहा है, ये पॉइंट P से एक टेंजेंट बना रहा है, कहीं पे टेंजेंट बना रहा है, तो ये हो गया। और उसके बाद हमसे जो है इन्होंने रेडियस पूछा हुआ है, तो इसको इसमें मिला देते हैं। हमें ये पता है कि ये हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का जो टेंजेंट है वो हमेशा जो है जो सर्कल के सेंटर और रेडियस वाले जो है वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और ये है 24 सेंटीमीटर। क्या हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ये देखिए ये r है, तो r का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 26 के स्क्वायर के। r स्क्वायर तो r स्क्वायर ही है, 24 का जब स्क्वायर करोगे तो आपके पास जो आएगा वो आएगा 576, ये 676। तो r स्क्वायर 676 माइनस 576, तो हमारा हो जाएगा 100 स्क्वायर हटेगा, इधर रूट चढ़ेगा, तो रेडियस की वैल्यू कितनी आने वाली है 10 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन्होंने कहा फिगर के अंदर ATO, मतलब ये वाला जो एंगल है ना वो हमें दिया हुआ है 40 डिग्री, ये जो है हमें 40 डिग्री दिया हुआ है, और हमसे पूछा क्या है AOB, ये पूरा का पूरा हमसे पूछा हुआ है। बट हम सबसे पहले हम किस में ले रहे हैं, इन ट्राइंगल AOT। AOT के अंदर हमें भी पता है कि अगर कोई टेंजेंट और ये रेडियस के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये 90 है ये 40 है, ठीक है ना, तो 90 डिग्री प्लस में 40 डिग्री प्लस में एंगल AOT इज इक्वल टू 180। तो एंगल AOT की वैल्यू जो आ जाएगी 180 माइनस 90 माइनस 40, तो एंगल AOT हमारा कितना हो जाएगा 50 डिग्री। पर हमें ये पता है कि जितने डिग्री का एंगल ये बनाएगा ना उतने ही डिग्री का एंगल ये बनाएगा। इसका मतलब कि जो एंगल AOB होगा ना वो 2 एंगल AOT हो जाएगा। तो 2 इंटू 50 डिग्री मतलब 100 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिग्मा FI 15 दिया हुआ है, सिग्मा FI XI 3P प्लस 36 दिया हुआ है, और मीन जो निकाला दे रखा है इन्होंने 3, तो हमें P की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए मीन का फॉर्मूला तो हमने पढ़ा ही है कि आपका क्या होता है, सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI। मीन की वैल्यू 3 है, सिग्मा FI XI कितना दिया हुआ है 3P प्लस में 36, और सिग्मा FI ये, इसको हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3P प्लस 36 इज इक्वल टू 45। 3P इज इक्वल टू 45 माइनस 36, तो आपका आ जाएगा 9, और 9 अपॉन में 3, तो P की वैल्यू हमारे पास 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है cot थीटा 7 अपॉन में 8, तो आपको इस वैल्यू को निकालना है। एक तो तरीका है ये
कि आप पूरा का पूरा जो है इस तरीके से सिस्टम बनाओ और सारी वैल्यू निकालो और फिर सॉल्व करो, बट नॉट एट ऑल। अगर आपको इतना बड़ा फंक्शन दिया है ना, तो वो आपसे ये नहीं चाहता कि आप कदाचित सब साइन थीटा निकालो, कॉस थीटा निकालो। पहले आप इसको यूज करके तो देखो कि यहाँ पर इस क्वेश्चन को कितनी आसानी से हम कर लेंगे। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, क्या ये नहीं हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। नेक्स्ट 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस बट्टे में साइन आपका क्या होता है कॉट, तो कॉस स्क्वायर बट्टे में साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर कर देंगे तो 49/64। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन्होंने कहा ABC और BD जो है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल है इस तरीके से, जो कि D आपका मिड पॉइंट है BC का। तो आपको रेशियो निकालना है इसके एरियाज का। अब देखिए सबसे बड़ी बात, अगर इन्होंने कहा कि ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब जितनी वैल्यू इसकी होगी उतनी वैल्यू इसकी होगी। सपोज करिए कि इसकी वैल्यू हम x मानते हैं, तो ये कितना, ये भी x हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हमने BD को x माना तो BC जो है कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। और हमें रेशो निकालना है किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल BD। हमने अपने जो है थ्योरम में पढ़ा हुआ है कि आपका जो है ना बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अंदर कि आपका क्या होता है कि हमेशा जो एरिया होता है ना वो उसके साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ट्राइंगल ABC का एक इंपॉर्टेंट साइड क्या है BC, तो BC का स्क्वायर, और BD के अंदर BD का स्क्वायर। BC को हमने कितना माना हुआ है 2x का स्क्वायर और यहाँ पर x का स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो आ गया 4/1, मतलब कि जो रेशो हमारा निकल कर आ जाता है दैट इज 4:1। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ द एंगल 45 डिग्री ऑफ द सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर। मतलब इस तरीके से सेक्टर बना हुआ है और जिसका गाइस ये हमारा सेंटर एंगल 45 डिग्री है, रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर। हमें निकालना है इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पेरीमीटर का मतलब आप भी सीधा सीधा समझते हो कि हम इसकी बाउंड्री की टोटल लेंथ निकालते हैं। मतलब कि हमें ये भी निकालना है प्लस में ये दोनों भी निकालना है। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसको निकालने का जो आपका फॉर्मूला होगा दैट इज θ/360 2πr। और क्योंकि इन दोनों को भी ऐड करना है तो ये भी एक रेडियस ये भी एक रेडियस, तो 2 रेडियस। थीटा है 45/360 2 22/7 इंटू 7 प्लस में 2 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया। 45 को इससे करोगे 8 से कैंसिल हो जाएगा। 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 और ये 11/2 का कितना आ जाएगा आपका 5.5, 7 2 ज़ा 14, तो आंसर आ जाएगा 19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी हमें निकालना है क्या पेरीमीटर, तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ सेंटीमीटर में निकलेगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। लिटरल सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है क्या, लिटरल सरफेस एरिया वो हमें दिया हुआ है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। साथ ही के साथ हाइट हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर। लिटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRH दैट इज इक्वल टू 94.2। 2π की वैल्यू इस क्वेश्चन में स्पेशली हमसे बोला हुआ है कि आपको यूज करना है 3.14। रेडियस तो हमें पता है नहीं, हाइट है 5 इज इक्वल टू 94.2। अब क्या करते हैं हम पॉइंट को हटा देते हैं। अगर यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 जीरो है मतलब नीचे डबल जीरो आने वाला है और यहाँ पर क्योंकि एक ही जीरो है तो यहाँ पर आ जाएगा। 3 1 4 को इससे कैंसिल करोगे डायरेक्टली 3 टाइम्स में जाने वाला है। उसके बाद ये इस 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 5 ज़ा 10 और 5 से 5 कैंसिल, मतलब रेडियस कितना आ जाता है हमारा 3 सेंटीमीटर। और उसके बाद 16 क्वेश्चन है हमारा प्रोबेबिलिटी में से द लेटर्स ऑफ द वर्ड सोसाइटी आर प्लेस्ड एट रैंडम इन अ रो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वॉबल। वॉबल आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी।
अब वर्ड के अंदर जो टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम्स 7 हो गया ना। सोसाइटी जो है पूरा वर्ड कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके अंदर वॉवेल कितना है, ठीक है ना, वॉवेल हम देख लेते हैं। तो वो वॉवेल हमें मिलेगा कितना, ये 1 2 3, तो 3 तो वॉवेल है। कौन कौन सा, ओ आई और ई। अब प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है किसका, गेटिंग अ वॉवेल। तो क्या कितना हो जाएगा, 3 वॉवेल है हमारे, टोटल हमारे 3/7 है, तो हमारे हुए टोटल 16 क्वेश्चन। आई होप गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। आपको बिल्कुल यकीन मानो सारे जो क्वेश्चन है ना आपको यहीं से मतलब डिजिट चेंज मिलेगा, आपको क्वेश्चन इसी टाइप का मिलेगा जिस तरीके से आप देख रहे हो ना, जिस चैप्टर से जितने क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं लगभग 19-20 का फर्क रहने वाला है, बाकी आपको सेम सब कुछ मिलेगा। तो वीडियो को सपोर्ट कीजिए ताकि इस टाइप की सीरीज जो है आपके लिए और ज्यादा लाए, आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो सके। इसलिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।